को क्या करना है, आज हम लोग को AMGM के ऊपर और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं AMGM इनइक्वालिटी। तो AMGM इनइक्वालिटी में क्या होता था कि जैसे मान लो A1, A2, A3 till AN are n पॉजिटिव नंबर्स, तो इनका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता था एंड ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता था। अच्छा, इक्वालिटी कब होल्ड करती थी? व्हेन One A and B both component terms one. वन नहीं इक्वल, component terms are equal component terms are equal, तब इक्वालिटी होल्ड करती थी हमारी। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन है पहला कि प्रूव दैट n+1/2 whole raised to n is greater than n factorial where n is a natural number greater than 1. Where n is a natural number greater than 1. So factorial क्या होता है? फैक्टोरियल बताया था ना मैंने, Consecutive जैसे terms. Yes, sir. एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था Sir, 1 into 2 बैच में into बताया था जी। बेसिक मैथ्स में 1 into 2 into 3। ज्वाइन किया था। हाँ क्या बोल रहे हैं? में ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा अच्छा, n फैक्टोरियल मतलब शुरू के n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 into 2 into 3 till n तक। तो और आपने क्या लिखा है? n एरो n फैक्टोरियल नहीं, n एक्सक्लेमेशन मार्क है ये उसके ऊपर। n इज नेचुरल नंबर। ओके, आगे सर हो गया प्रूफ? हो गया। हेलो, यस सर, इजी था। बाकी लोग भी करो। हो गया सर। हो गया। ओके, तो देखो हम लोग ने क्या किया कि अपने मन से n नंबर्स ले लिए 1 2 3 टिल कहाँ तक? n तक। अब ये n पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसके ऊपर am ग्रेटर देन gm लगा दिए। तो am क्या होता? इन सारों का सम होल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इन सब का प्रोडक्ट टू द पावर 1/n। 1/n। अच्छा, 1 + 2 + 3 till n,
ये तो पता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और एक n नीचे भी है, इज ग्रेटर देन 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n। इसका क्या मतलब है? n फैक्टोरियल एन फैक्टर टू द पावर 1/n। So n and n will get cancelled. So n plus 1/2 is greater than n factorial to the power 1/n, which implies, अब इस 1/n वाले पावर को इधर लेके चले जाओ, n plus 1/2 to the power n is greater than n factorial, और शायद यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो hence यस फैक्टोरियल हमेशा 1 into 2 over 1 से स्टार्ट होता है। हाँ, फैक्टोरियल का मतलब ही होता है, जैसे मान लो अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखूं तो 4 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखूं मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, चलो तो सर सब। हर फैक्टोरियल एक जीपी है। जीपी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात कि फैक्टोरियल एक सिंगल टर्म होता है, कोई सीरीज नहीं होती। जैसे अगर मैं मान लो 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो वो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है, तो ये कोई एक नंबर आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। 4 फैक्टोरियल का ये मतलब तो है 1, 2, 3, 4, ये मतलब नहीं। फैक्टर टाइप हो गया ना। वो एक सिंगल नंबर है, और जीपी या एपी क्या होती है? वो तो एक सीरीज होती है। ठीक है, सर तो सिमेट्रिक टर्म से भी निकाल सकते थे ना। नहीं symmetric नहीं निकलता। चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो। ओके, चलो गुड। तो अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x into y is equal to 1, then find minimum value of x square plus y square. Then find minimum value of x square plus y square. ठीक है, सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ हाँ, वो एक थोड़ा कनेक्टिविटी इशू है। मैं करता हूँ।
हाँ, आज मोस्टली क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग AMGM पे। सर आंसर 2 है ना? यस, आंसर इज 2। आंसर 2 है। सर 2 है आंसर। 2। तो देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग ने अपने मन से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ले लिया और इसमें AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई सर की वैल्यू क्या है, 1 है। हाँ, सर हमने एम ग्रेटर देन इक्वल टू जेम क्यों लगाया? क्योंकि एक्स इंटू वाई एज अ प्रोडक्ट ये किसी पॉजिटिव नंबर का ही प्रोडक्ट हो सकता है। आई मीन इक्वल टू ग्रेटर देन डाल के नहीं होगा क्या? क्या ओके ओके ग्रेटर देन, समझ गया गलती। दोनों 1 हो गए तो ओके 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 समझ गया। इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। तो इससे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, 2 आ गई। सर ये बात समझ में आई? हाँ, सर पहले हम लोग वो चेक करते हैं ना कि वो मल्टीप्लाई करके कट मतलब 1 आ रहा है क्या सर, वो वाला क्यों नहीं कर रहे हम? हाँ कर सकते हैं, मतलब अब बार बार उसको चेक करने की सोच नहीं रहे हम लोग, क्योंकि सर मैं बोल रहा था कि वो कांस्टेंट आता है ना मल्टीप्लाई करने पर। हाँ हाँ, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट दिया ही हुआ है ना, हाँ x यस। इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो देखो पहली कंडीशन तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो गई कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव है। दूसरी कंडीशन भी, प्रोडक्ट जो है इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट ही आ रहा है एक तरीके से। और तीसरी कंडीशन में क्या होता था कि इन दोनों के इक्वल होने के चांसेस होने चाहिए, मतलब x और y इक्वल होने चाहिए। तो x और y इक्वल होना मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस या -1, तो पॉसिबल तो है ही। ठीक है, तो वो तो करते ही, मतलब ऐसे ही कर दिया हम लोगों ने। सर वो HM वाला ये तो कब यूज करना है वो डायरेक्टली कैसे भी पता होगा। चलेगा? HM वाला हमको वो तब यूज करना होगा, 1 में दिखेगा। हाँ, जब देखो AMGM कब यूज करना पड़ेगा, AMGM हम लोग को तब, AMGM इनइक्वालिटी तब यूज करनी पड़ेगी जब a प्लस बी प्लस सी और a इंटू बी इंटू सी, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। ठीक है, और AM HM वाली इनइक्वालिटी कब यूज करनी पड़ेगी, जब a प्लस बी प्लस सी एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? सर जीएम और एचएम एक साथ नहीं आएंगे ना कभी? GM और HM जनरली एक साथ कभी फायदे नहीं देते इतना as such। ओके सर। AMGM फायदा देता है और AMHM फायदा देता है। ठीक है, अच्छा, कभी जैसे मान लो कि मैंने कुछ जो नंबर्स है उसका AM निकाला, वो कुछ आया, और उसका GM निकाला, वो भी यही सेम चीज आई, मतलब AM और GM इक्वल आया। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा, कांस्टेंट होगा। ऑल टर्म्स आर सेम। यस, कंपोनेंट टर्म्स आर इक्वल, सेम। आर सेम और इक्वल। ठीक है, वो हम लोग कंक्लूड करेंगे। समझ में आई बात? अच्छा, सर हाँ,
ये AMGM वाला क्या बता था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। जैसे मान लो किसी नंबर का अरिथमेटिक मीन निकाला, वो कुछ नंबर आया, उन्हीं नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकाला, वो भी सेम नंबर आया, ये और ये सेम नंबर आया। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते थे कि जो कंपोनेंट टर्म्स थे वो लोग आपस में इक्वल थे। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो। जैसे क्वेश्चन है हमारा x⁴ माइनस 4x³ प्लस ax² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इस इक्वेशन के 4 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। इस इक्वेशन के क्या है? 4 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b. Then find the value of what? A plus b. सर मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं। नहीं। हम्म। अर्णव का सही है, प्रक्षदीप का नहीं।
अर्णव ने आंसर दिया अभी। चलो तो करते हैं। किसी को कोई अप्रोच समझ में आया क्या करना है? यस सर। बोलो मोहित, क्या करना है? सर मतलब 4 रूट्स का सम विल बी माइनस मतलब 4 होगा और रूट्स का मल्टीप्लाई 1 होगा। इससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि am और gn इक्वल है। सो सर रूट्स इक्वल है, उसका आगे नहीं समझा सकते। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो जो 4 रूट्स हैं वो से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ रूट्स हम लोग कैसे लिख सकते थे? -4/1 मतलब 4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे लिख सकते थे? 1/1 मतलब 1। ठीक है, तो अगर मैं इन 4 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो क्या बनेगा? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3/4 विच इज 4/4 जो कि 1 है। और इन 4 नंबर का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो वो क्या बनेगा? अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 टू द पावर 1/4 मतलब 1 टू द पावर 1/4। वो क्या बन गया? 1 बन गया। तो इससे हमको क्या पता चला? इससे हमको पता चला कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इस केस में इक्वल है। तो जिन 4 नंबर्स चारों का रूट्स 1 तुमने आएंगे ना? अरिथमेटिक मीन और जो हाँ क्या उनका AMGM इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4 दे ऑल शुड बी इक्वल। अच्छा, क्योंकि इन चारों का सम 4 है मतलब ये लोग चारों इंडिविजुअली किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर। 1। इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब हम लोग फिर से वो क्यूबिक लिखते हैं। सॉरी, क्यूबिक है डिग्री 4 का। x⁴ माइनस 4x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके 4 रूट्स क्या क्या है? 1 1 1 1। और हमारा टारगेट क्या है फाइंड करने का? a प्लस बी फाइंड करने का। अब क्योंकि 1 रूट है इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 शुड सेटिस्फाई दिस। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 -4, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट करूंगा, प्लस a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपनी a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। आंसर। आई बात सबको समझ में?
Yes, sir. Yes, sir. तो सब लोग कमेंट करेंगे क्लियर है कि नहीं है ये ऐसे टाइप के टेक्निक। और चैट एनेबल नहीं है। चैट एनेबल तो है, बस मैं लिख लेता हूँ सबको हाय। मेरे को सबके मैसेजेस तो आ ही रहे। मेरा जो मैसेज है ना वो डायरेक्टली झील पनवेल मैम को जाए। अब मैंने हाय लिखा उस पर क्लिक करो। क्लिक किया नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं। उधर एक आईपैन लिंक बन रहा अगर होगा वो ब्लू झील कलर पनवेल का। पे क्लिक करके जीजीयू करने हाँ, आपका नाम करना बोला फिर हो जाएगा। झील पनवेल पे क्लिक कर। और फिर उधर ऑप्शन आएगा एक। ठीक है, तो सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके। अच्छा, एक और टॉपिक होता है AMGM इनइक्वालिटी में, वेटेड AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब इसमें भी AMGM इनइक्वालिटी लगाते हैं, बस थोड़ा सा सोच समझ के लगाते हैं, टर्म्स को अपने हिसाब से अरेंज करना। अब देखो सोच समझ के कैसे लगाया, जैसे एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू आई विल एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ A, B, C are greater than 0, if A, B, C are what? Greater than 0, such that A plus B plus C is equal to 18, then find maximum value of A square into B cube into C raised to 4. Then find maximum value of A square into B cube into C raised to 4. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा टारगेट क्या है, देखो AMGM इनइक्वालिटी में जैसे इधर जो है वो सम वाला चीज आता है और GM साइड जो है वो क्या आता है, प्रोडक्ट वाला चीज आता है। इस बात से सब लोग अग्री करेंगे? Yes, sir. यस। सम ऑफ टर्म्स और इधर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। तो अब तुम अगर सोच, मेरा टारगेट क्या है कि प्रोडक्ट में ये वाली चीज बन जाए, A स्क्वायर B क्यूब इंटू C रेज टू 4, ये बन जाए, ये टारगेट है। तो अगर तुम सोचो कि मैं A B C इन तीन नंबर्स पे AM ग्रेटर देन GM लगाता, तो ठीक है, सम में तो A प्लस बी प्लस सी बन रहा होता, और A प्लस बी प्लस सी हमको सम में चाहिए भी, क्योंकि उसी की तो वैल्यू 18 नोन है। लेकिन प्रोडक्ट में क्या बन रहा होता, A इंटू बी इंटू सी। ऐसा तो नहीं चाहिए हम लोग को तो A के ऊपर पावर 2 चाहिए, B के ऊपर पावर 3 चाहिए, C के ऊपर पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो देखो A के ऊपर पावर 2 चाहिए ना, तो मैं क्या सोचूंगा कि मैं A को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दो इक्वल पार्ट में। क्यों? क्योंकि A का 2 पावर चाहिए, तो A/2 एंड A/2। B के पावर 3 चाहिए, मतलब B 3 बार चाहिए, तो B को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो वो 3 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, B/3, B/3, B/3। सिमिलरली C के पावर 4 चाहिए, मतलब C को 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हम लोगों ने, C/4,
C by 4, C by 4 and C by 4. तो ये टोटल कितने टर्म्स हुए? टोटल देयर आर 9 टर्म्स. अच्छा अच्छा, इन 9 टर्म्स का अगर तुम सम लिखो कम से कम, तो वो क्या a प्लस बी प्लस सी बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचो जरा एक बार दिमाग से. यस सर, बनेगा। यस सर। बनेगा. और हमको a प्लस बी प्लस सी ही चाहिए. क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 18 इज नोन टू अस. अच्छा, इनका अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं, प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स, ठीक है, तो उसमें a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू 4 होल अपॉन कुछ कांस्टेंट टाइप की चीज बनेगी. समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट में ये वाली चीज आ गई कि नहीं? a हाँ स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू 4. समझ में आई बात? तो हम लोगों ने क्या किया, ये 9 टर्म्स पे am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दिया इन 9 टर्म्स पे. तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो क्योंकि 9 टर्म्स है तो पहले न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, इन सारों का सम. तो इन सारों का सम तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी. डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्म्स विच इज व्हाट, 9. अंडरस्टूड? Yes, sir. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन में पहले क्या करेंगे, इन सारों का प्रोडक्ट लिखेंगे. तो इन सारों का प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखो, a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू 4 होल अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 4 रेस टू 4 टू द पावर 1/9 लिखेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि 9 टर्म्स थे जिसके ऊपर ए एम जी एम लगाए. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके. अच्छा, a प्लस बी प्लस सी वॉज नोन टू अस, इट वॉज 18. तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को आप क्या पुट करोगे, 18. तो यहाँ पे मैं ऐसे ही पुट कर देता हूँ 18. तो 18/9 मतलब 2 बन गया, और उसका पावर इधर लेके चले जाएंगे तो 2 रेस टू 9 बन गया. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर बी क्यूब सी रेस टू 4 होल अपॉन 2 स्क्वायर 3 क्यूब 4 रेस टू 4. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, इधर जो डिनोमिनेटर है उसको? यस सर। कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव Yes. क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है. तो 2 रेस टू 9 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. अच्छा, 4 रेस टू 4 को कोई बंदा 2 रेस टू 8 भी लिख सकता है. यस सर। लिख सकते हैं? हाँ. तो देखो, Yes, sir. 2 का पावर 19. कितना हुआ, 9 प्लस 19. 19. 3 का पावर 2. सर तो 3 और का आप ये पावर तो एंड ये का स्टेप वापस समझाओ ना. सॉरी 3. कौन सा एंड का स्टेप वापस समझाऊं? सेकंड लास्ट वाला. सेकेंड लास्ट वाले में तो कुछ ज्यादा नहीं है. ये समझ में आया, ये वाला? हाँ. फिर यहाँ पे 2 रेस टू 9 क्यों बना, ये समझ में आया? हाँ. बोलो. हाँ. हाँ. फिर कुछ नहीं किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को. तो 2 रेस टू 9 था, तो उसके बगल में 2 स्क्वायर लिखा, फिर 3 क्यूब लिखा, और 4 रेस टू 4 को हम लोग 2 स्क्वायर का होल रेस टू 4 लिख सकते हैं, एंड पावर विल गेट मल्टीप्लाइड, तो वो 2 रेस टू 8 हो गया. ओके सर. ठीक है. तो अब जैसे मान लो a इज लेस, मान लो कोई बोल दे x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से हम लोग ये तो बोल सकेंगे ना कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होगी. तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही टाइप की चीज दी गई है. तो a स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेस टू 4
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2⁻19 इंटू 3⁻3। इसको इवेल्युएट करने मत बैठ जाना, 2⁻19 एक बहुत बड़ा टर्म आएगा तुम्हारे लिए। हाँ सर। तो प्रोसीजर समझ में आया क्या करना है? यस सर। यस सर। हम लोग को उस हिसाब से ब्रेक करना है, ये जो फाइंड करना है वो उस हिसाब से फाइंड करना है ताकि उन सब का सम जो है वो ये बन जाए, ये वाली बन जाए, और उन सब का प्रोडक्ट जो है वो इस वाले फॉर्म में आ जाए। So I hope what will be the minimum value? मिनिमम वैल्यू तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 0 माइनस नहीं, जैसे ए बी सी पॉजिटिव है, जैसे मान लो ए को बहुत छोटा ले लिया 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, एक तो बी और सी कुछ आ रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि बी और सी इनफाइनाइट आ रहे होंगे। ए को अगर मैं 0 के बहुत करीब ले लूं 0.01 मान लो, तो बी और सी कुछ आ रहे होंगे, लेकिन ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब इंटू सी रेज टू 4 वो तो एक तरीके से 0 के करीब हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर 0 के बहुत करीब है। तो वैसे वाले केसेस में फिर मिनिमम वैल्यू जनरली नहीं पूछी जाती। हमेशा याद रखो मतलब कि सम के केस में मिनिमम पूछा जाता है और प्रोडक्ट के केस में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है। कभी भी सम पूछेगा तो मिनिमम पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस सम, क्योंकि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, तो इधर सम वाला टर्म आता है और इधर प्रोडक्ट वाला टर्म आता है। समझ में आ रहा है? तो सम की जनरली मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, प्रोडक्ट की जनरली मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट ये बन सकता था इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि फाइंड ए बी सी फॉर विच ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी रेज टू 4 इज मैक्सिमम। फाइंड ए बी सी की ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ए स्क्वायर बी क्यूब इंटू सी रेज टू 4 मैक्सिमम हो। अब देखो फिर से वही सेम कहानी, मैक्सिमम होना मतलब इक्वालिटी आना, और इक्वालिटी आना मतलब कंपोनेंट टर्म्स इक्वल होना। am इज इक्वल टू gm होना, और am इज इक्वल टू gm होना मतलब कंपोनेंट टर्म्स इक्वल होना है। तो a/2 और a/2 तो भाई इक्वल है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो a/2 को b/3 के बराबर होना चाहिए और b/3 को c/4 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? सर सब लोग बताओ भाई। ये कैसे किया? ये मैक्स वाला नहीं समझा। देखो हम लोग ने मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए क्या किया, इसका इक्वालिटी वाला पार्ट चूज किया, और इक्वालिटी वाला पार्ट चूज होना मतलब am इज इक्वल टू gm की बात हो जाना, और am इज इक्वल टू gm की बात होना मतलब जितने भी कंपोनेंट टर्म्स थे वो सारे के सारे इक्वल होना, ठीक है। तो देखो इसमें तो कुछ a/2 वाले थे, कुछ b/3 वाले थे और कुछ c/4 वाले थे, तो इन सबको आपस में इक्वल होना है। तो इन सबको आपस में इक्वल होना है, इसका मतलब कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होल्ड होना चाहिए, a/2 should be equal to b/3 and that should be equal to c/4। ये रिलेशन इनके बीच में स्टैब्लिश होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर, समझा अभी। ठीक है। अच्छा, ये लोग इक्वल मान लो किसी लैम्डा के इक्वल हो गए,
इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 लैम्डा, सी की वैल्यू क्या आ गई 4 लैम्डा। अब हम लोग को क्या पता था कि a प्लस बी प्लस सी वॉज 18, a प्लस बी प्लस सी वॉज 18, मतलब 2 lambda plus 3 lambda plus 4 lambda was 18, means 9 lambda is equal to 18, which implies lambda is equal to 2. समझ में आई बात? Now Yes, sir. since we get the value of lambda, we can easily find the value of a, b and c. A will become 2 into 2, 4, b will become 6 and c will become 8. समझा? तो Yes, जब sir. ए बी सी की ये 3 वैल्यूज होगी, जब आपकी ए बी सी की ये 3 वैल्यूज होंगी, तब जाके ये वाले प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। एंड इनफैक्ट इफ यू पुट ए बी सी एज दीज 3 नंबर्स in a square b cube c raised to 4, then the value which you will be getting will be this value only. आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। यस सर। एक बार सब लोग कमेंट करो कि सर आप ये नोट्स शेयर करते होगे ग्रुप पे? हाँ वो तो मैं कर दूंगा, क्लास के एंड में कर दूंगा। Yes. सर बस थोड़ा ठीक है, सा स्क्रीन नीचे तो लेना। थैंक यू सर। संजना क्या पूछ रही हो तुम? डिफरेंस बिटवीन द टू सम। सर ये सम और वो पहला वाला सम के बीच में क्या अंतर है? पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन का पहला पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच के डिफरेंस की बात कर रही हो कि ये से क्वेश्चन नंबर 2 है और इससे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था, उनके बीच में डिफरेंस की बात कर रही हो? सेकंड हाँ क्वेश्चन जो सब पार्ट्स आपने दिया उसका बोल रही हूँ। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स दिए उसका बोल रही हो तुम। तो देखो हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स दिए, उसमें जो पहला सब पार्ट था ना, उसमें इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है कि इस प्रोडक्ट की पूरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कुछ आई, ये आई इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, ये वैल्यू आने के लिए कुछ ए की वैल्यू कुछ पुट हुई होगी, बी की वैल्यू कुछ पुट हुई होगी और सी की वैल्यू कुछ पुट हुई होगी यहाँ पे, तब जाके ये वाला प्रोडक्ट बनता। तो वो ए बी और सी की वैल्यू इंडिविजुअली क्या है वो हम लोग ने फाइंड किया सेकंड पार्ट में। मतलब उससे क्या हो जाएगा कि इन तीनों का सम जो है वो 18 हो जाएगा। देखो इन तीनों का सम 4 + 6 + 8 18 हो जाएगा, जो कि गिवन है कि इन तीनों का सम 18 होना चाहिए। और साथ में इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब a² b³ × c⁴, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगा। सर आपको वो समझ में आया? a/2 b/3 और c/4 इक्वल है वो कैसे पता चला? देखो मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया था, कहाँ गया ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया तुमको? पहले बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सर ये तो समझा।
ओके, अब देखो इक्वालिटी हम लोग को होल्ड करानी थी। इक्वालिटी sir. होल्ड कराने के लिए सारे के सारे कंपोनेंट टर्म्स इक्वल होने चाहिए। तो देखो a/2 और a/2 तो इक्वल है ही, उसके ऊपर तो कोई शक नहीं कर सकता। तो बस हमको क्या इंश्योर करना है कि a/2 b/3 के इक्वल हो जाए और b/3 c/4 के इक्वल हो जाए। Yes तो sir. सारे टर्म्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, 9 के 9 टर्म्स। हाँ सर. तो इसलिए ओके सर. a/2 b/3 एंड c/4 को इक्वल कर दिया। समझा सर. थैंक यू सर. चलो तो एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे। यस क्या हुआ? साउंड तुम्हारा ब्रेक हो रहा है भाई आदित्य। यस सर, यस अच्छा सर। चलो ठीक है। तो क्वेश्चन है कि x और y पॉजिटिव है, हाँ, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 है। देन फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। सर 3/16 है क्या? सही है। Sir, 3/16. 3/16।
चलो x और y की वैल्यू काट रहे हैं। ओके, सो लेट्स डू इट। देखो अब हम लोग को क्या चाहिए कि x के दो टर्म्स चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो 3x को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना होगा, 3x/2 एंड 3x/2, और y को तीन इक्वल पार्ट में ब्रेक करना होगा, 4y/3, 4y/3 एंड 4y/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका am ग्रेटर देन इक्वल टू gm हो जाएगा। अब देखो इन सबको अगर तुम ऐड करो तो 3x प्लस 4y न्यूमरेटर में बनता, होल अपॉन 5 टर्म्स हैं 5, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इनका प्रोडक्ट जो है x² y³ इंटू 3² होल अपॉन 2² इंटू 4 होल अपॉन 3³ टू द पावर 1/5। ठीक है, अच्छा, सिंस वी नो दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो ये और ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो पावर 1/5 का पावर 5 इधर भी लेके आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखो, इधर 3² और 3³ में से एक 3 बचेगा, और 4³ मतलब 16, सॉरी 64, और 4 मतलब 3² मतलब 4, इधर 16 हो गया, तो x² इंटू y³ इज लेस देन इक्वल टू 3/16। तो x² इंटू y³ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी, 3/16 आंसर। अच्छा, अगर तुमको उसके करस्पॉन्डिंग x और y चाहिए रहता तो तुम क्या करते, बस इन दोनों को इक्वेट कर देते। तो जैसे सेकंड पार्ट अगर पूछता मैं तो 3x/2 इज इक्वल टू 4y/3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा। टर्म्स को समझ में आया? तो 3x जो है वो 2 लैम्डा के बराबर हो गया, और 4y जो है वो 3 लैम्डा के बराबर हो गया। अब अपने को क्या पता था कि 3x प्लस 4y वॉज 5, मतलब 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा की वैल्यू 1। अब लैम्डा की वैल्यू 1, तो इसके कारण x की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू 3/4। सर ये हम लोग ने x और y के वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं की ना, क्योंकि x² हाँ हाँ, क्वेश्चन में नहीं y³ पूछा था। वही पूछा था ना। हाँ, बस क्वेश्चन में तो वहीं तक पूछा था, तो वो तो मैंने बस एक्स्ट्रा फाइंड करके दिखा दी तुमको। ओके चलो, तो आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। सर हाँ बोलो। सर ये मतलब हमेशा ऐसा इक्वल होता है, मतलब अभी 2 और 3 पार्ट्स में हुआ तो इक्वल होता है हमेशा ऐसे, मतलब क्या? सर मतलब अगर 3x उसके करस्पॉन्डिंग x और y निकालना है, अच्छा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3x/2 और 3x/2 ही लिखा, ऐसा क्यों? नहीं सर, मैं बोल रहा था सर, वो 3x/2 एंड 4y/3 सर, ये पिछले बार भी आपने ऐसा ही किया था सर, ऐसा इक्वल कैसे हो रहा है? क्योंकि इक्वालिटी होने के लिए सारे टर्म्स को इक्वल होना जरूरी है ना। इक्वालिटी होने के लिए सारे टर्म्स को इक्वल होना जरूरी है। देखो, x² इंटू y³ इज इक्वल टू 3/16 लिख लिया मैंने, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर दी, और इक्वालिटी होने के लिए जो भी टर्म्स है उनका इक्वल होना जरूरी है, इन पांचों टर्म्स का। अच्छा, तो इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। ओके सर, समझा। ठीक है, थैंक यू सर।
अच्छा चलो अगला क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? हाँ सर आ रहा है। आ रहा है हाँ समझ सर में। आ रहा है ना? इसी तरह। ओके गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी x square plus 4xy plus 4y square plus 2z square, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? फाइंड करना है जहां पे एक्स वाई जेड पॉजिटिव है एंड x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 32 है। ठीक है, ऑप्शंस लिख लो। पहला ऑप्शन 64, दूसरा ऑप्शन 256, तीसरा ऑप्शन 96, चौथा ऑप्शन 216। सर थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करो। हो गया। नहीं सर ऊपर का हो गया।
चलो हुआ किसी का? सर 1 मिनट, आप भी समझा क्या करना, क्या ब्रेक करना पड़ेगा। करो करो। सर कोई हिंट दे दो ना। शंकर और चैतन्य का सही है। हिंट ये है कि प्रोडक्ट होने के बाद एक्स वाई जेड की सेम पावर्स आने चाहिए, ये हिंट है। तुमको उस हिसाब से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट होने के बाद एक्स वाई जेड के सेम पावर्स आने चाहिए। ये सर अभी क्लिक हुआ। यस ओके, चलो काफी लोगों ने कर लिया। देखो अगर मैं डायरेक्टली ये टर्म्स लिखता एक्स स्क्वायर 4xy 4y² एंड 2z², और इन चारों का प्रोडक्ट करता तो x का पावर 3 आता, y का पावर 3 आता और z का पावर 2 होता, कोई फायदा नहीं होता। सर 16 है क्या? नहीं सॉरी। अब मैंने क्या किया, मैंने ऐसे किया x स्क्वायर 4xy को 2xy एंड 2xy में ब्रेक किया, 4y² को वैसे ही रहने दिया और 2z² को z² एंड z² में ब्रेक किया। अब अगर तुम देखो तो x का पावर क्या आता प्रोडक्ट करने पे? 4 आता। y का पावर क्या आता प्रोडक्ट करने पे? 4 आता। z का पावर क्या होता प्रोडक्ट करने पे? 4 आता। ठीक है, और हम लोग को x y z का इक्वल पावर चाहिए क्योंकि x y z इज इक्वल टू 32 दिया हुआ है। सर हम लोग 96 ने है आंसर। ये 6 टर्म्स, हाँ 96 है, इन 6 टर्म्स पे am ग्रेटर देन bm लगाया। तो अब इन सब का एडिशन क्या बनता है? एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 2z² होल अपॉन 6। 6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 6 टर्म्स हैं। अब भले वो इन दोनों का सम जो है वो 4xy बन गया हो और इन दोनों का सम जो है वो 2z² बन गया हो, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखो इनके प्रोडक्ट में देखो कांस्टेंट क्या क्या था, 2 2 4, मतलब एक तरीके से 2⁴ इंटू x⁴, y⁴, z⁴ to the power 1/6। सर 2 अच्छा x y z was, हाँ अच्छा अच्छा ओके। x y z is 32 और 32 को you can write 2⁵ इसका मतलब यहाँ पे 2⁴ हो गया और ये जो है 2⁵ होल⁴ हो गया टू द पावर 1/6। अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चल रहा है, तो यहाँ पे 2⁴ टू द पावर 1/6 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2⁴ मतलब 16। तो x² प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 2z² अपॉन 6। अब इस 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, x² प्लस 4xy प्लस 4y² प्लस 2z² is greater than equal to 96। This implies मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 96। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या हो गई, 96। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अगर हम लोग से पूछा जाता कि वो x y और z क्या होता जिसके लिए, सर आपने 2 क्यों हाँ? लिया? सर आप कहाँ पे वापस 2 क्यों समझा लिया? दो, स्टार्टिंग का ब्रेकडाउन नहीं समझा।
वही सर, वो ब्रेक कैसे? 4xy को 2xy एंड 2xy में ब्रेक किया, 4y स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया और 2z स्क्वायर को z स्क्वायर एंड z स्क्वायर में ब्रेक किया। इसलिए किया ताकि सारे टर्म्स का प्रोडक्ट जब लूं तो उसमें x का पावर, y का पावर और z का पावर सेम आए। क्यों? क्योंकि हम लोग को x, y, z की वैल्यू नोन है ना। यस सर। अब इसके ऊपर अलग पावर में नहीं छह होगा। टर्म्स के ऊपर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाया, तो अब बस कैलकुलेशन है, मतलब अब यहाँ से यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन है। सर आपको आपने हाँ। 2 क्यों लिया? कौन सा 2 क्यों लिया? ये 2⁴ x⁴ y⁴ वो वाला। इन सब का प्रोडक्ट लिखा ना, देखो इन सारों का प्रोडक्ट क्या होगा, पहले कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 4 तो वो 16 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 4 उसको 2⁴ लिख लिया। फिर x 4 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो x⁴, y⁴, z⁴। अच्छा, क्योंकि मेरे को x, y, z पता था 2⁵, मतलब x⁴, y⁴, z⁴ क्या हो जाता, इसका होल रेस टू 4 मतलब 2⁻20। 2⁴ और ये 2⁻20 बन जाता, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाता, 2⁻24। फिर ये पावर्स कैंसिल हो जाते, 1 जा 4 जा और 2⁻4 क्या हो जाता, 16 हो जाता। अच्छा, अगर हम लोग से पूछा जाता कि नहीं सर, वही पूछ रहा था कि इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ, अगर हम लोग से पूछा जाता कि वो इंडिविजुअल वैल्यू कैसे निकालते, उसके लिए देखो थोड़ा दूसरे कलर का ये x² 2xy 4y² और z², इनको इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, तो x² 2xy 4y² z² इनको इक्वल होना चाहिए था। अब देखो इन दोनों को जब तुम इक्वल करते तो x = 2y आता, इन दोनों को अगर तुम इक्वेट करते तो सेम चीज आती, तो x और y में तो यही रिलेशन स्टैब्लिश हो गया, और इन दोनों को इक्वेट करते तो z = 2y आता। ठीक है, so x = 2y = z. Now since we know that x, y, z = 32, तो x की जगह 2y पुट किया, y की जगह y रहने दिया और z की जगह भी 2y पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 32। तो इससे तुम्हारे y³ की वैल्यू पता है क्या आने वाली है, 8 आने वाली है। तो उससे आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 आ गई, तो x की वैल्यू 2y मतलब 4 और z की वैल्यू भी 2y मतलब 4। तो x, y, z की वैल्यू 4, 2, 4। ठीक है, यस हेलो, यस सर। ओके, सो ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हम लोग AMGM टेक्निक से।
if PQR are positive and it is given that 27 PQR is greater than equal to P plus Q plus R का whole cube and 3P plus 4Q plus 5R is equal to 12. ये दोनों चीज given है. Then find P cube plus Q raised to 4 plus R raised to 5. सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर लो बस और ऊपर बस सर डन सर चलो सर हाँ सर हम इन सब में वो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1 होगा ये सब चेक क्यों नहीं कर रहे? क्वेश्चन दिया है तो अज्यूम ही कर रहे हैं। मतलब वहां पे जब किसी चीज की मैक्सिमम वगैरह वैल्यू निकालनी होती है तब हम लोग चेक करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए. यहाँ पे क्योंकि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी, पी क्यू आर ये सब की एक तरीके से वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है. और जनरली मतलब वो तो मैंने ऐसे ही बताया था, इतना डीप में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. सर मैंने आपको भेजा है आंसर देखा नहीं वो रॉन्ग है. आदित्य का सही है. चलो एक्सप्लेन
करता हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर तुम पी क्यू आर ये 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसके ऊपर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM वाला थ्योरम लगाओ, तो वो क्या बनेगा? P plus Q plus R upon 3 must be greater than equal to PQR to the power 1/3. इट मीन्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर मैंने आपको इसको हम आंसर लोग लिख भेजा। सकते हैं P प्लस, हाँ सही है, आंसर इज 3, PQR to the power 3 is greater than equal to 27 PQR। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है वो कहाँ से आई? AMGM टेक्निक से आई, AMGM टेक्निक से आई ये वाली चीज। अच्छा सर एक मिनट, एक चीज तो क्वेश्चन कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, ये वाली चीज जो गिवन है वो अगर तुम देखो तो कुछ इसका एकदम बाउंड्री जस्ट उल्टे कंडीशन टाइप का गिवन है। हाँ, तो अब एक बंदा बोल रहा है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, दूसरा बंदा बोल रहा है A इज लेस देन इक्वल टू B, और दोनों की बात सही है। तो ये कब पॉसिबल होता? जब A इज इक्वल टू B होता। तो इन दोनों की बात को हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 PQR। मतलब ये एक तरीके से AM इज इक्वल टू GM वाली कंडीशन आ गई, यस है कि नहीं? अच्छा, AM इज इक्वल टू GM वाली कंडीशन आना का क्या मतलब है? कि जो कंपोनेंट टर्म्स हैं वो लोग इक्वल होने चाहिए। मतलब P, Q और R आपस में इक्वल होने चाहिए, दो शुड बी इक्वल। इज दैट फाइन? अच्छा, अब PQR निकालना है तो वो अब हम लोग कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से 3P प्लस 4Q प्लस 5R is equal to 12. Now since 3P plus 4Q plus 5R is equal to 12 है और PQR इक्वल है, मतलब एक तरीके से 12P is equal to 12 हो गया, तो उससे P की वैल्यू 1 आ गई। तो सिमिलरली Q की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और R की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि PQR तो आपस में इक्वल है। Therefore PQ plus Q raised to 4 plus R raised to 5, it will become 1 cube plus 1 raised to 4 plus 1 raised to 5। तो ये कितना बन जाएगा? और यही हमारा आंसर होगा। सर हाँ, मुझे ये क्या याद से नहीं समझा आपने, ये क्या P प्लस Q प्लस R, ये क्या 3 लिया, फिर ये क्या क्या किया आपने? कहाँ से नहीं समझा? सर ये देखो ना आपने ये क्या P प्लस Q प्लस R, ये क्या अपॉन 3 दिया ना, ये AMGM के नीचे वाले के बाद से। हाँ, इसके बाद वो गिवन पार्ट डाला हाँ, था। तो देखो, इससे तो ये आ गया, ये आया समझ में कि इससे ये आ गया। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, ठीक है? क्या चीज गिवन है? कि P प्लस Q प्लस R का होल क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 27 PQR। यस तो ये वाली जो पहली वाली चीज है वो AMGM टेक्निक से आई, वो भी बात सही है, और दूसरी वाली चीज तो क्वेश्चन में गिवन है, वो भी बात सही है। मतलब
ये कुछ एक तरीके से ऐसा हो गया, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b भी होना चाहिए एंड a इज लेस देन इक्वल टू b भी होना चाहिए। तो ये दोनों की बात कैसे मानी जाती? a इज इक्वल टू b वो तभी मानी जाती। तो इन दोनों की बात कैसे इंटरप्रेट की गई कि p प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब इज इक्वल टू 27 पी क्यू आर। मतलब तुम अगर इसमें देखो तो am इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वालिटी आ गई, am इज इक्वल टू gm वाली कंडीशन है ये। तो ये आया? यस सर समझा सर। और am इज इक्वल टू gm वाली कंडीशन कब होती है? जब जो भी कंपोनेंट टर्म्स हो वो लोग आपस में इक्वल हो। इसका मतलब p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू r हो गया। ओके ये लोग बराबर हो गए। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन था ये कि 3p प्लस 4q प्लस 5r इज इक्वल टू 12। ठीक है। यस और क्योंकि p q r इक्वल है तो क्या यहाँ पे हर जगह तुम p पुट कर दो, तो इससे p q r इन सब की वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी। यस सर। अब हम लोग से पूछा गया, ये पूछा गया तो p q r की वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, तो आंसर वी विल गेट इज 3। अभी ठीक है? यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चंस AMGM पे। बहुत क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, एम्पल क्वेश्चंस कर लिए। अब कल जो है सर AMGM के क्वेश्चंस इजी रहते हैं ऐसे? हाँ, जैसे अगर तुम समझो तो ये AMGM वाले जो है के ये एडवांस टाइप के क्वेश्चन है जो हम लोग ने आज किए, जनरली वो एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, जो लास्ट क्लास में किए थे वो मेंस टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, हाँ, तो कल जो हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने बुकलेट का होमवर्क दिया था तुम लोग को, यस सर। यस सर। कल क्लास है अपना ना, उसमें जेई लेवल के डाउट्स डिस्कस करेंगे कल। ओके सर। ठीक है, उसके जेई लेवल के डाउट्स डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हारे जेई लेवल के डाउट्स हो जाएंगे तो तुम्हारे स्टेट लेवल के अपने आप बन जाएंगे, और बन ही चुके होंगे स्टेट लेवल के। जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी स्टूडेंट्स को जेई लेवल में आ रही होगी। सो वी विल डिस्कस जेई लेवल डाउट्स। तो कल जो होमवर्क दिया था उसको पूरा अटेम्प्ट करके आना। ओके सर। ओके, चलो। तो सर जो आज के वो आज के एडवांस लिए टाइप के अपने क्वेश्चन इतना, थे। देखो क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन, जैसे मान लो एक टॉपिक से क्वेश्चन है, मतलब पता हो कि इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो दिमाग लग जाता है, तुरंत लग जाता है कि अच्छा ऐसे करना है। अब यही क्वेश्चन मैं मिक्स करके दे दूं, जैसे तुम्हारे फुल सिलेबस का टेस्ट हो, तुम्हारे फुल सिलेबस का टेस्ट हो और मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं कुछ ऐसे टाइप का मिक्स करके, तो सबसे पहले तो तुमको यही पहचानने में मुश्किल हो जाएगी कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। यस सर। हाँ, जैसे जो हमारा एक क्वेश्चन नहीं था कि एक पॉलिनोमियल दिया था जिसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, a प्लस बी फाइंड तो करना था। वो तुमको मतलब हाँ a प्लस बी फाइंड करना था। तो वहां पे तुम किसी एंगल से भी ये नहीं सोच सकते थे कि यार ये क्वेश्चन तो AMGM से हो सकता है। तुम तो हर एक कोशिश करते कि पॉलिनोमियल की टेक्निक लगाऊं मैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टेक्निक लगाऊं कुछ। ठीक है, सो वही होता है कि जितना तुम प्रॉपरली रिवाइज करते जाओगे उतना तुमको अच्छा रहेगा। पुराने टॉपिक्स भी रिवाइज करते जाओगे तो कुछ मिस नहीं होने वाला तुम्हारा। नहीं तो अगर तुम नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाओगे और पुराने टॉपिक्स भूलते जाओगे तो फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो वो कल होमवर्क अटेम्प्ट करके आना।
आज के Yes, लिए Okay, sir. इतना sir. ही। Bye, sir. बाय Bye, बाय। sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर। बाय सर। अर्णव, होमवर्क मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया हुआ है, उस पे देख लेना, ठीक है? ओके सर।